Okay, so the next topic for today is multi-class classification using fully connected neural net. Okay, अब हम इसको एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं. एमनिस्ट मैं थोड़ा सा बता दूं, एमनिस्ट जो है दिस इज अ डेटा सेट फॉर हैंड रिटन डिजिट्स. 0 से 9 तक हैंड रिटन डिजिट्स की एग्जांपल है, एंड दिस एमनिस्ट डेटा सेट क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड हेलो वर्ड ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क. यानी जैसे आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये जो एमनिस्ट क्लासिफिकेशन है इट इज कंसिडर्ड द हेलो वर्ड ऑफ डीप लर्निंग. तो इसलिए हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. मल्टी क्लास इसलिए है कि हमारे पास एक गिवन इमेज आएगा तो उस पे कोई ना कोई डिजिट लिखा होगा 1 0 से लेके 9 तक. हमने बताना है कि गिवन डिजिट जो है वो 0 से 9 तक किस क्लास से बिलोंग करता है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो अब 10 होगा. ठीक है. So that is why this is no longer a binary classification problem. This is a multi-class classification problem. मल्टी-क्लास क्लासिफिकेशन यूजिंग किरास में थोड़ी सी चीजें फर्क हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक एग्जांपल हम इसकी भी देख लें. सो एसेंशियली जिस जगह पे अभी आपको कर्सर नजर आ रहा है, इधर हमारे पास बंच ऑफ इंपोर्ट्स हैं. तो ये इंपोर्ट्स हमने पहले डिस्कस किए थे. ये जो लाइन है एमनिस्ट डेटा सेट जो है वो आप किरास के अंदर बिल्ट इन यूटिलिटी है जो इसको डाउनलोड कर लेती है. तो एसेंशियली आप मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोड डाटा का मेथड है ये आपको अलाउ करेगा कि आप सिंपली जो है ना डाटा फेच कर लें. तो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज जस्ट डाउन. अगर तो आपके पास एमनिस्ट मौजूद है तो ये यूज कर लेगा. अगर एमनिस्ट मौजूद नहीं है तो ये डाउनलोड करके ला के आपके एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट आपको दे देगा. बाय डिफॉल्ट हमारे पास 60,000 टोटल एग्जांपल्स हैं, जिसमें से 50,000 ट्रेनिंग सेट है, 10,000 जो है वो टेस्ट सेट है. सो लेट्स ओके ओके जी. अब हम जरा शक्ल देखते हैं कि हम किस किस्म के डेटा के साथ काम कर रहे हैं. इसके लिए मैं मैटप्लॉट लिब यूज कर रहा हूं जो कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन की. सो दीज आर दी हैंड रिटन डिजिट्स, राइट. मतलब ये 7 2 1 0 4 ये. अच्छा, अगर आप गौर करें तो दोनों नाइन्स फर्क है, दोनों फोर्स में भी कुछ डिफरेंट है. सो दैट इज व्हाट अ हैंड रिटन डिजिट इज. क्योंकि हैंड रिटन डिजिट हर बंदा डिफरेंट तरीके से लिखता है. तो इसलिए हमें इंटेलिजेंस की जरूरत इसलिए है कि हम चाहते हैं कि किसी बंदे ने 4 जैसा मर्जी लिखा है, मॉडल जो है उसे अगर आप 4 दें तो मॉडल उसे एज अ 4 रिकॉग्नाइज करे. या मॉडल को अगर आप 9 दें, आप दोनों 9 देखिए, एक 9 जो है वो राइट साइड पे टिल्टेड है, एक लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, लेकिन एसेंशियली है तो दोनों 9. और अगर हम पिक्सल्स की जुबान में बात करें तो कंप्यूटर को क्या मिलेगा? बंच ऑफ पिक्सल्स. और वो बंच ऑफ पिक्सल्स जो है उनके पैटर्न से ही आइडेंटिफाई करेगा कि ये 9 है या 9 नहीं है, एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. ओके, तो ये वो हैंड रिटन डेटा है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं. ओके, यहाँ अब ये सारे जो इमेजेस हैं दीज आर 28 बाय 28 बाय 1, यानी ये ग्रे स्केल इमेजेस है. अगर आपको याद हो तो कैट नॉन कैट प्रॉब्लम में हमारे इमेजेस थे वो थे 64 बाय 64 बाय 3. उसमें 3 चैनल्स थे क्योंकि वो कलर इमेजेस थे. लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि ये 1 चैनल या ग्रे स्केल इमेजेस है. तो जब भी आप लफ्ज ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट या 1 चैनल सुने तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट डाटा है. ठीक है, और इसमें एक चैनल है. ओके, तो अब हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है. अब मैं 28 बाय 28 बाय 1 को रीशेप कर रहा हूँ 784 में, क्योंकि आपको याद है ना फुली कनेक्टेड नेटवर्क में हम तमाम इनपुट को एक कंटिगुअस अरे जो है उसमें शेप कर देते थे, और उसके बाद जैसे हमने कैट एग्जांपल जो थी उसमें कॉलम्स की सूरत में इसको फॉर्मेट कर दिया था, तो इधर जो है हम उसको रो की सूरत में फॉर्मेट कर देंगे. एंड हमारे पास अब टोटल 60,000 रोज है और हमारे पास 784 कॉलम्स है, और हर कॉलम के अंदर एक डिजिट है फ्रॉम 0 टू 255. लेकिन जैसा कि आपको बताया कि हम
फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो न्यूरल नेटवर्क ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम एक्स ट्रेन को जब 255 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी हर वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान मैप हो जाएगी। ओके, ये हमारी नंबर ऑफ क्लासेस है। नो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट करें तो ये काम मैंने कैट नॉन कैट में नहीं किया। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम लेबल्स को वन हॉट इनकोडिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन हॉट इनकोडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा लेबल जो है वो 6 है। एक तरीका तो ये है कि मैं लेबल 6 आगे भेज दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसे वन हॉट इनकोड करूं। वन हॉट इनकोड का मतलब है कि मेरे पास टोटल 10 क्लासेस हैं, उसमें से सिर्फ वो इंडेक्स 1 होगा जो लेबल है, बाकी इंडेक्स 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको फिर कोई एक दिखाता हूं एग्जाम्पल, जिस तरह आपको ज्यादा आसानी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब आपका वन हॉट इनकोडेड वेक्टर है लेबल का, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का लेबल था 3, तो बजाय आप 3 लेबल देने के आपने तमाम इंडेक्सेस को 0 कर दिया और इंडेक्स 3 को 1 कर दिया। ये याद रखिए कि पाइथन में इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो 3 है दैट वुड बी ऑन द 4th प्लेस। सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल देखें तो उसका लेबल जो है वो उसका डिफरेंट वन जो है वो ऑन होगा। सो दिस अब इस केस में आपका लेबल 4 है। कोई और एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें कोई और होगा, अब इसमें 5 है। यू सी दैट इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग। और जब भी आपने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है किरास में, यू हैव टू फॉर्मेट योर लेबल्स इन द फॉर्म ऑफ वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, तो ये जो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट वाली लाइन है, ये सिंपली क्या कर रही है, ये लेबल लेके उनको वन हॉट इनकोडिंग में इनकोड कर रही है। दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। ठीक है, अब ये लाइन जो है, इधर हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं सिंपल। इनपुट साइज हमारा 784 है, क्लासेस हमारी 10 है। अब आपको याद होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो आउटपुट लेयर है वो हमेशा सॉफ्ट मैक्स होगी, और हमने देखा था कि सॉफ्ट मैक्स कोई एक न्यूरॉन नहीं होता, सॉफ्ट मैक्स हमेशा एक ग्रुप होता है। तो इसलिए इस केस में हमारी आउटपुट लेयर जो है दैट वुड बी अ सॉफ्ट मैक्स ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा वही कंटेनर है सीक्वेंशियल का। इस कंटेनर में हमने पहली लेयर पैक की और इस लेयर के साथ हमने इनपुट लेयर अटैच की। हमने बताया जी कि जो इनपुट आपके पास आएगी, उस इनपुट में आपके पास 784 वैल्यूज यानी 784 पिक्सल्स जो है वो एज अ इनपुट आएंगे। नेक्स्ट हमारी और इस पे जो लेयर है उसमें यूनिट्स जो है वो रीलो है। नेक्स्ट लेयर जो है उसमें भी यूनिट रीलो है। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है हमारा, दिस इज नाउ डीप फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा लेयर है। जी तैमूर पूछिए। डेंस में 20 का मतलब है कि इसमें 20 न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन रीलो टाइप का न्यूरॉन है। ये डेंस एक लेयर की टाइप है। ये लेयर जब भी हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो हम किरास में डेंस यूज करते हैं। तो डेंस का मतलब ये होता है कि ये जब कंपाइल होगी तो ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाए। सर जी जी सर हमें ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है मैंने ये एक लेयर और 5 न्यूरॉन से स्टार्ट किया हो, फिर मैंने उस लेयर में 3 4 5 न्यूरॉन ऐड किए, फिर मैंने देखा कि यार इस मॉडल की कैपेसिटी जरा कम है, तो मैंने मॉडल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक लेयर और बीच में ऐड कर दी। और दैट इज अगेन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये ट्रायल ट्रायल कोड और उसके बाद एवेलुएट, ट्रायल कोड एवेलुएट, याद होगा आपको मैंने स्टार्ट में एक सर्कल बनाया था। तो ये भी आपको ट्रायल एंड एरर से पता चल जाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि ये बिल्कुल ट्रायल है। इट मीन्स के इसमें आप कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन कर सकते हैं। तो जो काम आप हमेशा करेंगे वो ये कि आप सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट का न्यूरल नेटवर्क बनाएं, कम से कम कॉस्ट।
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ानी शुरू करें अनटिल आपके पास एक सफिशिएंट स्कोर आ जाए। और दूसरी बात ये है कि ये डिपेंड भी करेगा कि आपकी इनपुट का साइज क्या है, क्योंकि ये याद रखें कि इनपुट का साइज जितना कम है उतनी कम कैपेसिटी का न्यूरॉन चाहिए। अगर आपकी इनपुट का साइज कम है और आप बहुत ज्यादा कैपेसिटी का न्यूरल नेटवर्क बना लें, तो या तो वो ट्रेन नहीं होगा क्योंकि उसमें वेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप बहुत सारे इपॉक से उसे ट्रेन करें तो वो 1-to-1 मैपिंग याद कर लेगा, वो रूल्स नहीं बीच में से एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। इसका मतलब है कि दैट वुड बी आइदर अंडर फिटेड और ओवर फिटेड। ये बात अगर अभी समझ में नहीं आई तो जस्ट डोंट वरी। टेक अवे ये है कि यू विल ओके स्टार्ट विद द मिनिमम कैपेसिटी न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ओके, लास्ट लेयर क्लासेस का मतलब, ये क्लासेस का लफ्ज मैंने इधर इसलिए लिखा, मैं इधर 10 भी लिख सकता था, लेकिन ये क्लासेस इसलिए लिखा मैंने ये बताने के लिए कि चूंकि हमारा प्रॉब्लम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और इसमें हमारे पास 10 क्लासेस हैं, तो इसलिए हमारी जो लास्ट लेयर है दिस इज एक्चुअली आवर आउटपुट लेयर, ठीक है ना। तो ये हमारी आउटपुट लेयर है। तो इस आउटपुट लेयर में हमारे पास सॉफ्टमैक्स ग्रुप है, तो इसलिए मैं सॉफ्टमैक्स को हमेशा ग्रुप कहता हूं कि सॉफ्टमैक्स ग्रुप का मतलब है इट इज नो लॉन्गर वन न्यूरॉन, इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और इस ग्रुप में कितने न्यूरॉन्स होंगे, जितनी आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगे। तो हमारी जो आउटपुट लेयर है, आपको याद होगा आपने सॉफ्टमैक्स सॉल्व भी किया था, ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन करेगा। तो दैट वुड बी द आउटपुट, और ये आउटपुट हमें बताएगा जी कि कौन सी वाली जो इंडेक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और उस प्रोबेबिलिटी को 1 कर देगा, बाकी प्रोबेबिलिटीज को 0 करके ये हमें 1 हॉट इनकोडेड प्रेडिक्शंस दे देगा। याद है ना, हम इसको लेबल्स भी 1 हॉट इनकोडेड प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो इसलिए हमें आउटपुट भी 1 हॉट इनकोडेड प्रेडिक्शंस मिलेंगी। और वो 1 हॉट इसलिए होंगी कि 10 में से सिर्फ जिस न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी वो 1 हो जाएगा, बाकी न्यूरॉन्स जिनकी प्रोबेबिलिटी कम थी वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिंपली प्रोबेबिलिटीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दैट वुड बी फॉर अ फ्यूचर सेशन। तो इस वक्त ये आपको 1 हॉट इनकोडेड आउटपुट देगा। ओके, सो ये सब कुछ हमने सीक्वेंशियल कंटेनर में पैक किया। पैक करने के बाद हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के लिए हमने अपना पसंदीदा लॉस फंक्शन नेगेटिव लॉग लॉस यूज किया, उसको मैंने बताया था कि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं। और इसके लिए हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यानी एसजीडी यूज की। तो यहां तक सब एज इट इज जो हमने पढ़ा है वही हमने यूज किया, नथिंग स्पेशल। अब हम बस इसको कंपाइल कर लेते हैं एक दफा। ओके जी, अब ये कंपाइल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वेट कितने, इसमें टोटल 16,000 वेट्स हैं जो ट्रेन होने हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल पैरामीटर 16,330 हैं, ट्रेन भी इतने होने हैं। बाद में जाके हम देखेंगे कि हम चाहें तो कुछ वेट्स को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब ये है कि हम न्यूरल नेटवर्क को बता सकते हैं यार पहली 2 लेयर या पहली एक लेयर जो है ना, इसके वेट जो है ना ये तुमने लर्न नहीं करना, ये जो वेट है ना ये एज इट इज रहने चाहिए। इन दैट केस जो नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो फिर इधर आ जाएंगे, ये वो वेट्स होंगे जो मॉडल लर्न नहीं करेगा। तो हम हमेशा मॉडल को बता भी सकते हैं कि तूने कौन से वेट्स लर्न करने हैं, यानी लर्न करना याद है ना, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से ऑप्टिमाइज करना, इसका उसको मैं लर्न करना कह रहा हूं, और कौन से वेट आपने लर्न नहीं करना। सो वी आल्सो हैव दिस सर पॉसिबिलिटी। जी सर ये हम लोग ऑप्टिमाइजर कैसे चूज करेंगे, क्योंकि हमने पिछले में भी यही एसजीडी यूज किया था, लेकिन मैंने काफी जगह पे देखा है कि लोग जो है वो एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं, उससे मतलब वो जी बिल्कुल, मैंने असल रिजल्ट्स में में भी चेंजेस आ रहे हैं। जी वो आएंगी, लेकिन एक चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, एडम, एडा डेल्टा या एडा ग्रेड, ये सारे एक्चुअली एसजीडी, ठीक, ये एसजीडी है विद सम बेल्स एंड विसल्स। अब वो बेल्स एंड विसल्स जो हैं वो थोड़े से मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन्हें मैंने छेड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ प्लेन एसजीडी यूज करवा रहा हूं आप।
लेकिन मे बी फ्यूचर में हम कोई एक टॉक जो है वो ऑप्टिमाइजर्स पे भी रख सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आप फिलहाल ये ज़हन में रखें कि जो भी नाम आप पढ़ेंगे ना वो होगा एसजीडी, लेकिन एसजीडी के अंदर किसी जगह मोमेंटम होगा, किसी जगह सेकंड ऑर्डर ग्रेडियंट्स होगी, किसी जगह जो है वो रूट मीन स्क्वायर का प्रोपोर्शन होगा एंड सो मुख्तलिफ चीजें ऐड की होंगी एसजीडी के साथ। तो ये चीज याद रखिए कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ऑप्टिमाइजर एक ही है और वो है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के साथ कुछ और पैरामीटर लगा के उसको ऑप्टिमाइज और ज्यादा कर सकते हैं। और हर कोई रिसर्चर जो है वो अपने रिसर्च में कहता है जी कि मैंने एसजीडी को ऐसे ज्यादा इंप्रूव कर लिया, वो उसे एडम कह देता है। एक अगला जो है वो कहता है जी कि मैंने ग्रेडियंट्स यूज किए, वो उसे एडाग्रेड कह देता है। एक तीसरा उठ के कहता है जी मैंने मूवमेंट्स यूज किए, वो उसे एडम कह देता है। चौथा कहता है जी कि मैंने रूट मीन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हुआ, उसे आरएमएस प्रॉप कह देता है। लेकिन है क्या ये सारे एसजीडी। सर मेरा एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि इसमें हमने एक लेयर यूज किया हिडन, एक इनपुट है एक आउटपुट है, पिछले में हमारे पास कोई हिडन लेयर नहीं थी, तो हम ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमें नहीं 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 नहीं, इसमें हमारे पास बेटा दो हिडन लेयर्स हैं। देखें लिखने का फर्क है। आपको याद होगा जो पिछला नेटवर्क हमने बनाया था उसमें एक हिडन लेयर थी। आप लेयर, मुझे समझ में आ गया कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये है कि आप इस स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि ये एक लेयर है और ये फर्स्ट लेयर है, और इस स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि ये दूसरी लेयर है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप गौर करें तो ये एक इनपुट लेयर है, जो मैंने इनपुट डायमेंशन बताई कि इनपुट्स जो हैं वो 784 मिलेंगे, दैट इज इनपुट लेयर, राइट। यस सर। उन इनपुट और आउटपुट के दरमियान मैंने 20 न्यूरॉन्स भी अटैच किए हुए, दैट वुड बी माई हिडन लेयर। तो इसका मतलब है कि जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक तो इनपुट लेयर दे रही है और दूसरी ये पहली हिडन लेयर दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में मेरे पास एक हिडन लेयर नहीं, मेरे पास दो हिडन लेयर्स हैं। मेरे पास टोटल 4 लेयर्स हैं अगर आप कहना चाहें तो, एक इनपुट लेयर, दो हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर। और तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी हिडन लेयर्स जो है वो ऐड करनी चाहिए? इनपुट साइज आपने देखा 784 है। अब हाँ जी। इस केस में आपके इमेजेस थे 28 बाय 28 के। हम्म। व्हाट इफ मैं आपको इमेजेस दे दूं 1000 बाय 1000 के और आरजीबी, फिर क्या करेंगे आप? फिर ये मॉडल तो बहुत बुरा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो उतनी लर्निंग कैपेसिटी नहीं। तो सर जितनी पिछला जो था इनपुट उसमें सिंपल हमारी होगी 3000। उतना मॉडल सिंपल होगा, जितनी इनपुट कॉम्प्लेक्स होगी, जितने ज्यादा पैटर्न चाहिए होंगे उतना मॉडल कॉम्प्लेक्स। तो सर पिछले में तो 3000 थी इनपुट, 3000 या 30,000 मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें हमारी एक ही हिडन लेयर थी। हाँ तो मैं उसमें प्रॉब्लम सिंगल क्लास था ना, यस नो था सिर्फ। सर इस पे भी डिपेंड करेगा यानी? यार देखे ना, अगर मैंने एक जो है डाटा सेट में से 1000 क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे 1000 डिफरेंट चीजों को डिस्टिंग्विश करना है, क्या समझे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 2 क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है तो वो तो बड़ा, अच्छा इट ठीक शुड है बी सर, ट्रिवियल। मैं समझ हाँ, गया, इसमें वो क्लासेस हमारे पास इसमें ज्यादा हमारे पास क्लासेस है। हाँ। ज्यादा है और हमने डिफरेंशिएट करना है 9 को 7 से, ठीक 8 है सर, से, वो 5 से, 6 से। 10 देखिए क्लासेस हो गई ना। 6 और 9 एक जैसे नहीं लगते, सिर्फ बिल्कुल। इन्वर्टेड है ना। लेकिन हमारे मॉडल हम्म। ने ये याद रखना है कि कब ये 6 होगा, कब ये 9 होगा, ठीक है। ओके। सर ठीक। आप इस केस में जो हिडन लेयर्स ऐड करके आपने कहा कि लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट? मॉडल की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है तो ये क्या काम करता है फिर? ये एक्टिवेशन फंक्शन लर्निंग कैपेसिटी नहीं, अगर मतलब एग्जैक्टली इसको लर्निंग कैपेसिटी। आपको याद होगा जब मैंने आपको न्यूरॉन्स या नॉन लीनियरिटीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था हर न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, एक लीनियर पार्ट होता है यस सर, और उस लीनियर पार्ट पे आगे एक्शन क्या लेना है नॉन लीनियर, वो उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स ऑन होंगे या ऑफ होंगे डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स एंड वेट्स, और ये वेट्स जो हैं इस केस में हमारे रैंडमली इनिशियलाइज होंगे।
अगर आप नोट करें तो डेंस लेयर में मैंने ये नहीं बताया कि वेट्स इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, लेकिन इस केस में इसकी एक डिफॉल्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं हे नॉर्मल, HE_नॉर्मल, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाय डिफॉल्ट किरास की लेयर्स में अगर आप वेट इनिशियलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते तो वो यूजुअली हे नॉर्मल होती है, लेकिन एसेंशियली इधर आप सिर्फ नॉर्मल भी दे सकते हैं, इधर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली सी कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन। सर क्या ये जरूरी है कि मतलब अगर हम जितनी ज्यादा न्यूरॉन्स बढ़ाते रहेंगे लेयर्स में उतना ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट आएगा? ओ नो 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 नो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखें, डीप न्यूरल नेटवर्क, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में एक ग्राफ बनाया था कि कब डीप न्यूरल नेटवर्क शाइन करते हैं। ये तब शाइन करते हैं जब आपके पास मिलियंस ऑफ इमेजेस है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो मेरे पास कैट नॉन कैट में टोटल कितना इमेज था, 300, लेकिन 300। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरे पास कितने इमेजेस हैं, 60,000। तो 60,000 अगर आप किसी और टेक्निक से इनको क्लासिफाई करें तो वो उसमें ना मसले आएंगे। एक तो ये है कि एक खास हद के बाद ना वो लर्न नहीं कर सकेगी, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि 10,000 से ज्यादा इमेजेस 20,000 हो जाए या 30,000 हो जाए, उसने जो लर्न करना है उसने 10,000 से कर लेना है। इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ इनपुट बढ़ता जाएगा, यानी डाटा जितना ज्यादा होगा, वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम उस डाटा को यूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क की खास बात यह है कि आप इन्हें जितना ज्यादा डाटा देंगे ये उतने ज्यादा अच्छे पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरी दूसरी खास सर बात यह है कि इस केस में आप देखें कि हर एक सैंपल के अगेंस्ट आप 784 फीचर्स दे रहे हैं, और जब हम कैट नॉन कैट की एग्जांपल कर रहे थे हम हर सैंपल के अगेंस्ट 12,288 सैंपल्स दे रहे थे। लेकिन अगर आप एक सैंपल के 12,000 फीचर एसवीएम को दें तो उसके बाद वो 5 घंटे तक नहीं काम करेगा, 5 घंटे बाद ही आपको रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंटली पैरेललाइजेबल नहीं है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क की क्या खास बात है, ये इनहेरेंटली पैरेललाइजेबल है। और हम पैरेललाइज इन्हें कैसे करते हैं, वेक्टराइजेशन और सिम्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो सर फिर हमें ये यानी ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा कि हमने कितने ट्रायल न्यूरॉन्स एंड देने हैं? एरर, लेकिन एजुकेटेड ट्रायल एंड एरर। एजुकेटेड ट्रायल एंड एरर क्या जी, इनपुट का साइज क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, इनपुट की डायमेंशंस क्या हैं, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, इनकी बेस पे आप अंदाजा लगाएंगे। और मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप मिनिमम कॉस्ट का मॉडल बनाएंगे जो आपके ख्याल में एक बेहतर रिजल्ट दे सके, और उसके बाद उस मॉडल में आप कंप्यूटेशन थोड़ी थोड़ी ज्यादा करते जाएं अनटिल के वो आपका रिक्वायर्ड बेंचमार्क मीट कर ले। आप ये नहीं करेंगे एक ही बार 50 लेयर लगा के मॉडल बना दिया, उसके बाद देखा अच्छा चलता है या नहीं करता। सॉफ्टमैक्स ये इंश्योर करता है कि पूरे ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम 1 हो। ये आपको याद है ना, मैंने आपको सम करवाई थी सारी प्रोबेबिलिटी और आपने मुझे बताया था सर ये 0.99 बनती है। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए। वो मैंने क्यों सम करवाई थी, मैंने इसी दिन के लिए सम करवाई थी ताकि आपको पता हो सॉफ्टमैक्स इंश्योर करेगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द होल ग्रुप विल ऑलवेज बी 1। सर मैं ये एजुकेटेड ट्रायल एंड एरर में अभी भी कंफ्यूज हूँ। मैंने लास्ट कोड में 1 से लेके मेरे ख्याल 100 तक लेयर्स में वो न्यूरॉन करके देखे, मुझे कोई डिफरेंस नहीं सही पता चल रहा है, इस वजह से मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो एक दिन में आपकी सेंस डेवलप नहीं होती, आई कैन अश्योर यू दैट। और मजे की बात भी आपको एक बताऊं, अगर आपका एक मॉडल जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए चल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वही मॉडल आपके दूसरे प्रॉब्लम पे भी अच्छे रिजल्ट। तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। ठीक, सही। तो ये दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड, जिस कंफ्यूजन से आप गुजर रहे हैं वो एक्सपेक्ट दैट, इसलिए जस्ट डोंट वरी, जस्ट कीप इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स एंड देन यू विल डेवलप अ सेंस ऑफ इट। इसका मतलब है कि CNN तो हमारे अगले लेक्चर पे पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं।
ओके जी, अब यहाँ हम अपना मॉडल जो है उसको फिट करेंगे। एक्स ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है, वाई ट्रेन आपको याद होगा कि ये हमारे वन हॉट इनकोडेड लेबल्स हैं। बैच साइज, क्योंकि हमारे पास 60,000 इमेजेस थे इसलिए मैंने बैच साइज काफी बड़ा रखा। बैच साइज का मतलब ये है कि हर 256 इमेजेस के बाद, हर 256 इमेजेस के बाद वेट अपडेट होंगे। इपोक्स मैंने 10 रखे हैं क्योंकि इससे ज्यादा इपोक्स जो है वो फिर मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कि आप लोग उस पे एक्सपेरिमेंट्स करें। वैलिडेशन स्प्लिट मैंने रखा है कि 60,000 में से जो 20% डेटा है उसको, उस पे मॉडल ट्रेन नहीं होगा, उस पे मॉडल सिर्फ वैलिडेशन करेगा। याद रखें ये वैलिडेशन डाटा टेस्ट डाटा से फर्क है। तो मेरा एक ट्रेनिंग डाटा है, एक वैलिडेशन डाटा है, और मेरा जो अनसीन डाटा है जो मॉडल ने कभी नहीं देखा वो मेरा टेस्ट डाटा। तो वो ट्रेनिंग में मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे कह रहा हूं कि ट्रेनिंग डेटा का कुछ पोर्शन मैंने वैलिडेशन के लिए रख लिया, और टेस्ट डाटा को हम हमेशा अनसीन रखते हैं ताकि टेस्ट डाटा पे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो हमें मॉडल की जनरलाइजेशन एबिलिटी बताते हैं। वैलिडेशन डाटा है, टेस्ट डाटा को मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अनसीन है कि क्योंकि टेस्ट डाटा तो कोई और हैंड रिटन इमेजेस भी तो आ सकते हैं ना कभी। तो टेक अवे ये है कि टेस्ट डाटा जो है वो मॉडल ने कभी नहीं देखा, और मॉडल ने उस पे प्रेडिक्शन करनी है कि कैसी प्रेडिक्शन करता है अनसीन। ओके, सो लेट्स, ओके जी, हमारा ये मॉडल जो है इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है 89% और इसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी है 90%, ठीक है। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो मैंने इसे सिर्फ 10 इपॉक्स के लिए चलाया है। तो आप अपनी मर्जी से इसको फर्दर और ट्रेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आगे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर आप, ये हमारा टेस्टिंग डाटा है और ये मेरी प्रेडिक्शंस है, ठीक है। मॉडल ने क्या किया, प्रिडिक्शन की वाई प्रिडिक्ट में। अब ये जो वाई प्रिडिक्ट है, इस वाई प्रिडिक्ट पे हमने क्लासिफायर डिफाइन किया जी कि अगर तो 0.5 से ऊपर है चीजें तो उन्हें 1 कर दो वरना 0 कर दो। क्योंकि ये हमारे पास सारी आती हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, तो इसलिए हम 0 1 1 करना चाहते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको प्रेडिक्शंस दिखाता हूं और टेस्ट एक्यूरेसी दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसके बाकी मैट्रिक्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर लेबल्स हैं। अनसीन डाटा पे हमारी एक्यूरेसी है 86%, विच इज नॉट दैट बैड फॉर 10 इपॉक्स। तो 7 को 7 कोई गलत प्रेडिक्शन हुई है ऊपर, अगर आप नोट करें तो ये आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये लेबल्स हैं, और जो नीचे तस्वीरें हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा है। मेरा ख्याल है सारी सही है, उसने 6 समझा है। सो एसेंशियली अगर आप इसकी और मतलब 10 इपॉक्स के लिहाज से और 10 क्लासेस के लिहाज से 86% इज सफिशिएंटली गुड एक्यूरेसी। लेकिन आप इस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये कोड जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, अब हमने जो डिफरेंट मैट्रिक्स पढ़े थे हम उनकी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा डेटा है, ठहरे पहले मैं इसको इंपोर्ट भी कर लूं वरना ये मुझे भूल जाएगा। ओके, वाई टेस्ट आपको याद होगा कि हमने इसको वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट किया था। अब मैं वन हॉट इनकोडिंग को डी कोड करके वापस इसको इंटीजर्स में ला रहा हूं। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये वन हॉट इनकोडिंग में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वाला इंडेक्स जो है ना वो स्टोर कर लेती है। तो वो इंडेक्स 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 7 होगा तो 7 आ जाएगा। और हमें पता है कि वन हॉट इनकोडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू वही होती है जो लेबल होता है। तो इस तरह हमारे पास एक्चुअल वाई टेस्ट वापस आ जाएगा। ये वापस लाना इसलिए जरूरी है कि जितने भी हम मेजर्स कैलकुलेट करेंगे, प्रिसीजन, रिकॉल और इस किस्म के, उनके लिए हमें लेबल्स जो हैं वो क्लास की फॉर्म में चाहिए, वन हॉट इनकोडिंग में नहीं चाहिए। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो
टेस्ट डाटा को वन हॉट इनकोडिंग से नॉर्मल इनकोडिंग में वापस ला रही है। दूसरी जो है वो वाई प्रेडिक्शंस जनरेट कर रही है, लेकिन ये मैंने प्रेडिक्ट क्लासेस किया है तो ये मुझे क्लास रिटर्न करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रेडिक्ट करता तो ये मुझे वन हॉट इनकोडेड वेक्टर देती। तो मॉडल की जो एपीआई है, इस मॉडल की एपीआई को अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो इसमें आपको बड़े डिफरेंट मेथड मिलेंगे। तो आप अपने टाइम में इन मेथड को देखेंगे आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो यू डू योर रिसर्च ऑन इट। अब हम साइकिट लर्न की बिल्ट इन एपीआई जो है वो यूज करेंगे मैट्रिक्स के लिए। एक तो मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसका निकालूंगा। याद रखिए ये बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मॉडल की औकात आपको पता चल जाएगी सेंट्रल डायगोनल को देख के। अगर तो सेंट्रल डायगोनल हैवी है, यानी उस पर ज्यादा नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर सेंट्रल डायगोनल पे वैल्यूज कम है तो इसका मतलब है कि मॉडल बुरा परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स सी। एक मिनट ठहर जाओ बेटा। Okay, so now this is your confusion matrix. सर कंफ्यूजन मैट्रिक्स वही वाली है ना, वो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वाली? जी बिल्कुल वही वाली, लेकिन वो बाइनरी क्लासिफायर की कंफ्यूजन मैट्रिक्स थी, ये मल्टी क्लास क्लासिफायर की कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको आप वो आपने याद होगा, आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखे है ना कि किधर जीरो है, एक साइड पे कॉलम में भी सारे जीरो होंगे, रो में भी सारे जीरो होंगे। जिधर 0 0 मैच होगा तो वो सारे एक्चुअली डायगोनल वैल्यूज होंगी। तो यूं समझे कि हमने वही बाइनरी क्लास वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ना उसको मल्टी क्लास की एक्सटेंड किया। अब जो डायगोनल वैल्यूज हैं ये आपको बता रही हैं कि सही प्रेडिक्शंस क्या हुई है, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं ये सारे आपके एरर्स हैं। ठीक है ना? यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में 954 का मतलब है कि जो जीरो इमेज था 954 टाइम्स आउट ऑफ 1025 टाइम्स मॉडल ने उसको ट्रू पॉजिटिव यानी कि सही प्रेडिक्ट किया, और 10 टाइम्स उसने जीरो को 2 समझा, 3 टाइम्स उसने जीरो को 3 समझा, 1 टाइम्स उसने जीरो को 4 समझा, 14 टाइम्स उसने जीरो को 5 समझा, एंड सो ऑन। यू गेट द आइडिया। तो इस केस में वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल या मेन डायगोनल। अगर मेन डायगोनल पे वैल्यूज ज्यादा हैं तो मॉडल इज सफिशिएंटली गुड। अगर मेन पे वैल्यूज अच्छी नहीं है तो मॉडल इज नॉट सफिशिएंटली गुड। अब नीचे हमारे पास प्रिसीजन और रिकॉल है। तो हमारे पास ये नीचे क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी के नीचे आप देखिए प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 मेजर है। सपोर्ट बताती है कि टोटल हर क्लास जो है उसके इमेजेस हमारे पास कितने थे टेस्ट डाटा में। ठीक है, तो टेस्ट डाटा चूंकि हमने रैंडमाइज करके 10,000 इमेजेस लिए थे तो इसलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, लेकिन एसेंशियली सारे 1000 के करीब करीब। तो आपकी प्रिसीजन जीरो क्लास जीरो की प्रिसीजन 0.97 है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, एंड सो ऑन। फिर रिकॉल है, फिर वो F1 स्कोर जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रिसीजन और रिकॉल की जो मीन है, हार्मोनिक मीन है, उसे हम F1 स्कोर कहते हैं। सो दैट इज प्रीटी मच योर। बाय द वे साइकिट लर्न में आप एरिया अंडर कर्व जो है वो भी इसमें मौजूद है, प्रिसीजन रिकॉल कर्व भी मौजूद है, ROC कर्व भी मौजूद है, मीन एवरेज प्रिसीजन भी मौजूद है। ये सारे जो मैट्रिक्स है ना ये उसमें मौजूद है। तो यू जस्ट नीड टू डू योर रिसर्च। ये आपको मिलेंगे किसमें? साइकिट लर्न को इंपोर्ट करेंगे, मैट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे मेजर्स मिल जाएंगे।